नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एन.वी. शर्मा। अगर आपके घर में खिड़की दरवाजे हो और वो बराबर बज रहे हो, बराबर चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो आराम से बंद और खुले होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। लेकिन समय के साथ साथ उसमें जंग लग जाता है और जंग लगने से उसमें रिजिडिटी आ जाती है, यानी खिड़की दरवाजे बराबर बंद नहीं होते, जिसके कारण तकलीफ होती है। कुछ ऐसी हालत हमारे शरीर की भी है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है और 206 हड्डियों को कवर करने के लिए 360 जॉइंट्स होते हैं। अगर ये जॉइंट्स सही चल रहे तो कोई चिंता नहीं, लुब्रिकेंट है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर इनमें रिजिडिटी आ जाए तो इनका फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और कभी कभी डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें पेन का भी एक फैक्टर आता है। तो जॉइंट पेन क्या है, आर्थराइटिस क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके लिए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर स्वप्निल गाडगे को, जो गाडगे हॉस्पिटल धर्मपेट नागपुर के सर्वा है। ये एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी है और काफ़ी नाम कमाए हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो 360 जॉइंट्स है इंसान के शरीर में, तो ये लचीलापन इससे आता है या और कुछ फैक्टर्स है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है? जॉइंट्स में मूवमेंट्स होने के लिए उसका लुब्रिकेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी अपने जॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे बोन के ऊपर एक कवर रहता है, कार्टिलेज, विच अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। सिमिलरली उसमें जो एक साइनोवियल फ्लूइड करके फ्लूइड रहता है विच कीप्स ऑन लुब्रिकेटिंग द जॉइंट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है, जो यंग एज में काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रहती है। विद द एज इसका डिजनरेशन होता है, ये ऑयल की वॉल्यूम कम होती है जिससे कि अपने जॉइंट मूवमेंट्स कम होते हैं। साथ ही साथ में जॉइंट की फ्री मूवमेंट्स रखने के लिए अपने को मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब स्ट्रेंथ यानी इसमें मजबूती रहनी भी बहुत काफ़ी ज़रूरी रहती है, क्योंकि ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वो मेनली अपना लोड बेयर करते हैं, जिससे कि अपना जॉइंट हेल्थ मेंटेन रहे। तो जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो जॉइंट पेन और आर्थराइटिस ये एक ही बात होती है या फिर टू डिफरेंट थिंग्स है? ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा। अगर आपको जॉइंट पेन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्थराइटिस हुआ है। जॉइंट पेन अपने को कभी भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन में भी जॉइंट पेन हो सकता है, अगर इंजरी होती है तो इंजरी के बाद भी अपने को जॉइंट पेन हो सकता है। काफ़ी बार वायरल फीवर होने के बाद हमको मल्टीपल जॉइंट पेन होना शुरू होते हैं, जैसे कि अभी देखा जाए तो चिकनगुनिया में बुखार के बाद हमको जॉइंट पेन एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस यानी मांसपेशियों में स्वेलिंग नहीं तो स्टिफनेस की वजह से भी जॉइंट पेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आपको आर्थराइटिस है। मतलब ऑल जॉइंट पेन्स आर नॉट आर्थराइटिस, बट ऑल आर्थराइटिस इज डेफिनेटली जॉइंट पेन। यस, बिकॉज आर्थराइटिस का एक मेन सिम्टम्स है एक जॉइंट पेन। और क्या सिम्टम्स होते हैं सर? जैसे अभी मैंने बताया कि आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अबाउट 18% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इज सफरिंग फ्रॉम द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से कोई भी एज में शुरू हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जॉइंट में दर्द हो, मल्टीपल जॉइंट में पेन भी रह सकता है। अच्छा। तो इनके जो सिम्टम्स रहते हैं यूजुअली जॉइंट पेन, आर्थराइटिस का जॉइंट पेन, जॉइंट में स्वेलिंग रहता है। इनिशियल स्टेज में जॉइंट पेन थोड़ा माइल्ड हो सकता है, जैसे कि आफ्टर रेस्टिंग यानी काफ़ी देर बैठे हैं तो उठते वक्त तकलीफ़ होना, सोते उठते वक्त फिर तकलीफ़ होना। मतलब कोई भी जॉइंट पेन पे हो सकता है? कोई भी जॉइंट पेन। फिर तो ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स में बता रहा था आपको। उसके साथ साथ जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ता है तो जॉइंट में स्वेलिंग आती है, उसमें सूजन रहती है, जॉइंट गर्म रहता है। पर्टिकुलर अफेक्टेड जॉइंट नहीं तो अगर मल्टीपल जॉइंट होंगे तो काफ़ी सारे जॉइंट्स में पेन रहता है। जैसे काफ़ी सारे मरीज बोलते हैं कि उनको हाथ में अकड़न है, तो हाथ नहीं तो पैर के मल्टीपल जॉइंट्स में भी पेन और स्वेलिंग रह सकता है। अगर इसका हम लोग सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसमें आगे जाके बोन डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट तिरछे हो सकते हैं और उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो कोई पर्टिकुलर एज होता है कि जब ये स्टार्ट होता है, हेरिडिटी होता है क्या, किस किस्म से ये पनपता है और डॉक्टर के पास कब जाना आवश्यक हो जाता है? जॉइंट पेन वैसे काफ़ी प्रकार के हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज के बाद ही आपको आर्थराइटिस होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट आर्थराइटिस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो विद द एज शुरू होता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव प्रोसेस रहता है जो अपने को विद द एज अपना जॉइंट खराब होना शुरू होता है। वैसे ही एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है दूसरा मेन कॉमन, जिसमें यंग पेशेंट के जॉइंट को डैमेज होता है। इसमें ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें कि अपने बॉडी के एंटीबॉडीज़ ही अपने कार्टिलेज को डैमेज करती है। तो यूजुअली पेशेंट की एज 30 to 40 के बीच में रहती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रहता है गाउट अर्थराइटिस। गाउट अर्थराइटिस अपने खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ती है तो ये अपना कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू करती है, जिससे कि अपने को अर्थराइटिस होता है। थर्ड मेन कॉमन रहता है सोरियाटिक अर्थराइटिस, जैसे कि ये आपको पता होगा स्किन डिसीजेस रहते हैं, सोरियासिस। यस, तो सोरियासिस में भी जॉइंट अफेक्ट होना बहुत कॉमन है। और फिफ्थ मेन कॉमन रहता है जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे मरीज़ 50, 55, 60 के एज में कंप्लेन करते हैं कि कमर में बहुत दर्द रहता है, पीठ में बहुत दर्द रहता है। धीरे धीरे करके उनका पोस्चर या आगे स्टूप होने लगते हैं, झुक जाते हैं पूरा, नहीं तो मूवमेंट स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स रहते हैं वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि मूवमेंट्स पूरी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसका प्रोग्नोसिस सही नहीं रहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हमको आ रहे हैं और हम लोग अगर इनिशियली फेज में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम लोग इसमें रिकवर कर सकते हैं जल्दी। जी, आपने एक नाम लिया ऑस्टियोआर्थराइटिस। अक्सर देखा गया कि ये नी और हिप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ऐसी क्या खासियत है कि नी और हिप को अफेक्ट करता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें कि कार्टिलेज अपने हड्डी के ऊपर एक स्लिपरी लेयर रहता है, कवर रहता है जो हड्डियों को फ्रिक्शन अवॉइड करता है। जब भी अर्थराइटिस के वजह से ये कार्टिलेज की इंजरी होती है तो हड्डियां एक के ऊपर एक घिसना शुरू होती है, जिस वजह से मरीज को जॉइंट में दर्द, स्वेलिंग ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगर इसमें डिस्ट्रक्शन काफ़ी रैपिड हो, नहीं तो इसका सही समय पे इलाज नहीं हो तो जॉइंट में के जो बोन्स रहते हैं वो घिसना शुरू होते हैं और उसमें के जो पार्टिकल्स है वो जॉइंट में आते हैं। तो वेट बेयरिंग जॉइंट यानी अपना पूरा बॉडी का वेट अपने हिप और नी में आता है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसमें फंक्शनिंग डिमांड भी ज़्यादा है। तो जो जॉइंट ज़्यादा काम करेगा, जो चीज़ ज़्यादा काम करेगी वो ख़राब भी जल्दी होगी। तो जैसे वेट बेयरिंग हो गई, ओबेसिटी, मोटापा की वजह से ये जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उसके वजह से इनकी जो कार्टिलेज का वियर एंड टियर जो है वो जल्दी शुरू होता है जी। वैसे ही अगर कभी वैसे ही मसल एक्टिविटीज़ जो अपनी काफ़ी हाई डिमांडिंग रहती है उसके वजह से इनमें अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन एक्टिव फेज ऑफ लाइफ जब हम लोग खेलने कूदने की उम्र में रहते हैं तो जाहिर सी बात है तब अपने को इंजरी हुई रहती है, जो हम लोग तब अवॉइड करते हैं, नहीं तो अननोटिस्ड होता है। तो बट वो एक कुछ परमानेंट डैमेज करके जाता है जिसका अपने को पता चलता है एक साल बाद, व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग जॉइंट पेन। तो वैसे हम लोग कुछ कोरिलेट कर सकते हैं। फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं लोअर लिम्ब में, तो फ्रैक्चर के बाद अर्थराइटिस काफ़ी फास्ट डेवलप होता है। आपने एक बात कही थी सर, गाउट जो कहा आपने, तो यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण होता है वगैरह, तो इज इट कॉमन इन एवरी पर्सन? क्योंकि फीमेल्स में अक्सर ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल। राइट, फीमेल्स तो जैसे हम लोग गाउट की बात कर रहे थे, गाउट जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड बढ़ने के ढेर सारे कारण हैं, जैसे बट फूड सप्लीमेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो टमाटर, पालक, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, ये मेनली यूरिक एसिड रेज करता है। अगर काफ़ी समय तक के हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, इसके इनिशियल सिम्टम्स यानी एक मोनोआर्टिकुलर यानी कोई सिंगल जॉइंट पे अपने को स्वेलिंग आएगी, पर अगर हम लोग इसको बराबर ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करते हैं, जैसे कि इसके लिए अगर हम लोग सिर्फ पेन किलर्स लेते हैं और हम लोग यूरिक एसिड की मात्रा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपका जॉइंट डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक बार अर्थराइटिस अगर सेट हो गया तो इट बिकम्स इरिवर्सिबल। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है और उसके लिए हम लोगों ने अगर प्रॉपर मेडिसिन शुरू करते हैं तो फिर हम अपना जॉइंट डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। बट व्हाट इज़ द रीज़न कि फीमेल्स में ज़्यादा है? फीमेल्स में यानी ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट गाउटी अर्थराइटिस ही कॉमन है। फीमेल्स में देखा जाए कि अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, स्पेशली यस, अर्थराइटिस एज सच फीमेल्स में कॉमन है। दिस इज बिकॉज ए पोस्ट मेनोपॉजल एज
आफ्टर 45-50 हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि इनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, यानी बोन क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, जिससे कि उनके वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट पे स्ट्रेस आता है, तो इनमें खराबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही एक बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है फीमेल्स का, मेनली अपना जो वेट रहता है वो अंदर के हिस्से में ज़्यादा आता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे मरीज के पैर जो है वो तिरछे हो जाते हैं, राइट। तो ये यानी वेट की वजह से होता है। फीमेल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ये देखा गया है कि अंदर के हिस्से में वज़न ज़्यादा आने की वजह से फीमेल्स को अंदर के यानी इनर कंपार्टमेंट ऑफ नी जॉइंट का अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बढ़ जाते हैं जी। कैसे डायग्नोस कैसे करते हैं सर इसका? अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए एक कंबाइन थेरेपी रहती है। जैसे कि कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो फर्स्ट हमारे दिमाग में पहले से ही शुरू हो जाता है कि ये क्या रह सकता है। तो हम लोग आधी चीज़ तो रूल आउट करते हैं पेशेंट्स के हिस्ट्री से। जैसे कोई मरीज़ अगर हमारे पास आता है कि मेरे को जॉइंट पेन है, तो हम लोग उसको पूछते हैं कि आपको कब से दर्द है, ये कौन से जॉइंट में होता है, आपको रात को सोते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्या, ठंडी के मौसम में ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि रेनी सीज़न में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है कि मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, इसके पहले कोई इंजरी की हिस्ट्री है, गिरे थे क्या। ये हिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करके हम लोग फिर वो पर्टिकुलर जॉइंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसको हम एग्जामिन करते हैं कि ये देखते हैं कि जॉइंट में पर्टिकुलरली स्वेलिंग कितनी है, क्या है, मूवमेंट उसके स्टिफ हो गई है, जॉइंट का टेम्परेचर सही है कि टेम्परेचर रेज्ड है। उस हिसाब से हम लोग फिर उनके फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए ट्राई करते हैं। तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री है, इसमें से ही हम लोगों के दिमाग में आधे से ज़्यादा अर्थराइटिस हम लोग रूल आउट करते हैं। काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे रहते हैं कि जो हमको फ़ोन पे पूछते हैं कि जॉइंट पेन हो रहा है, हमको कोई टैबलेट बताओ, नहीं तो हमको बताइए कि क्या करना है। तो अगर मैं इनको ऐसे वेगली हम लोग ओपिनियन देंगे तो मेरे को कम से कम 20-30 ब्लड इन्वेस्टिगेशंस उनको लिख के देने पड़ेंगे। तो जब हम लोग पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये खून की जांच करो। तो CBC ESR हम लोग देखते हैं कि खून की जांच करके कि वेदर बॉडी में कोई इन्फेक्टिव सोर्स है क्या। बहुत सारे डिसीजेज में जैसे रिमोटेड अर्थराइटिस सेकंड बहुत कॉमन है, ये सारे अर्थराइटिस में पर्टिकुलर डिफॉर्मिटीज़ आती है। किताबों में दी है कि ये चीज़ में ऐसी ही डिफॉर्मिटी आएगी। तो जब हम लोग मरीज़ को देखते हैं तो हमको एक आइडिया आ जाती है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, तो ही हम मरीज़ का बराबर रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP वगैरह चेक करते हैं। अगर गाउट का पेशेंट है तो उनको सिर्फ एक हाथ जॉइंट में ही पेन रहेगा, उनको मल्टीपल जॉइंट में पेन नहीं रहेगा, तो उनके मैं बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करके कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उनको सिर्फ मैं यूरिक एसिड टेस्ट करने बोलूँगा। तो आधे से ज़्यादा फिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करते हैं कि कौन से प्रकार का अर्थराइटिस है। तो CBC ESR CRP RA फैक्टर एंटी-CCP, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस है जो हमको हेल्प करती है टू कंफर्म आवर क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकली हमको चेम्बर में पता चल जाता है, एक आइडिया आती है कि कौन से प्रकार का अर्थराइटिस है, जो हम कंफर्म करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, जो एज रिलेटेड अर्थराइटिस है, उसको कंफर्म करने के लिए रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस करना पड़ता है। जैसे एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे के इससे ज़रिए से हमको पता चलता है कि जॉइंट कितना डिस्ट्रॉयड है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अर्थराइटिस का क्या स्टेज है, उसके हिसाब से हम लोग फिर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर अर्थराइटिस का इनिशियल स्टेज ही है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जॉइंट का फर्दर डिस्ट्रक्शन ना हो, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्लो डाउन कर दें। पर अगर मरीज़ हमारे पास लेट आए हैं और जॉइंट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, तो इनको फिर हम लोग कंजर्वेटिव यानी मेडिसिन और इस बाकी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर पाते, तो उनको एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अवास्कुलर नेक्रोसिस यानी हिप जॉइंट का ख़राब होना, अवास्कुलर नेक्रोसिस में एक अर्थराइटिस रहता है, वो एक्सरे में बहुत बार पता नहीं चलता है इनिशियल स्टेज में। तो ऐसे मरीज़ों में हम लोग MRI करते हैं। MRI में हमको हड्डी के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी पता चलती हैं कि लिगामेंट्स कैसे है, कैप्सूल कैसी है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ इंजरी है क्या जिसकी वजह से पेन हो सकता है। अगर हमको और डिटेल पता करना है तो हम लोग MRI CT स्कैन करते हैं। बहुत रेयरली हम लोग कभी किसी को एडवाइस करते हैं कि सोनोग्राफी के लिए, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि
जॉइंट पेन हो रहा है तो मेरे को अर्थराइटिस ही है। अच्छा, तो वो आके हमको पहली कंप्लेंट यही बताते हैं, वो खुद बताते हैं डायग्नोसिस कि सर मेरे को अर्थराइटिस हो गया। यस, कि सर मेरे को अर्थराइटिस हो गया। तो हालांकि उनको रहता है जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन का जैसे अभी रिस्ट में जॉइंट पेन होता है तो इट कैन बी कॉज गैंग्लियन, घुटने में पीछे का हिस्से में बहुत बार दर्द रहता है, तो वो एक बेकर सिस्ट करके रहते हैं, पॉप्लेटियल सिस्ट रहती है। तो ये चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं। इसमें फिर ट्रीटमेंट पूरी एक डिफरेंट तरीके से रहती है, बट कोई कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। बिफोर मूविंग टू दिस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई क्विक वे रहता है क्या इसको रिकवर, पेन को किल करने के लिए? क्योंकि जनरली होता है कि OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके लोग अपने आप को तसल्ली कर लेते हैं। क्विक वे तो है, ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर आपको जॉइंट पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, यू आर इन द 11th आवर ऑफ द डे, आपको कहीं कुछ कर नहीं सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, इन दैट केस हॉट फॉर्मेंटेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन करिए। अगर आपके जॉइंट में पेन काफ़ी है, स्वेलिंग काफ़ी है, तो बर्फ़ से सिकाई करिए जिससे कि पेन कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए। इन केस अगर आपको कुछ सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर ट्विस्ट हो गया है, उसकी वजह से जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जैसे एंकल में अगर हम लोग सीढ़ियों से उतरते वक्त स्लिप हो गया, ट्विस्ट हो गया, तो इस समय आप गर्म पानी से, नहीं तो गर्म कपड़े से, नहीं तो इलेक्ट्रिक पैड से सिकाई करिए, और उसके बाद एक कोई भी स्प्रे, नहीं तो ऑइंटमेंट जो भी घर पे है वो अप्लाई कीजिए। तो फॉर द इनिशियल क्विक फेज, जैसे पेन बहुत हो रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते, हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो तब एक पेन किलर ले लिए, खा लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आज पेन किलर ले लिए, मेरे को पेन कम हो गया तो आई विल कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन फॉर 7-10 डेज, क्योंकि पेन किलर लेना इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, ये तो फॉल्स ट्रीटमेंट है। इवेंचुअली हम अपनी किडनी को ही डैमेज कर रहे हैं। हमको वो देखना है कि कॉज क्या है इस चीज़ का। जैसे अगर कोई भी फैक्टर्स ब्लड में बढ़ने के, जैसे RA फैक्टर देख लीजिए, RA फैक्टर, यूरिक एसिड, अगर ये चीज़ रेज होगी तो पेशेंट को इमीडिएटली बहुत सीवियर पेन होगा, जॉइंट विल बी वेरी स्वोलन, स्वेलिंग बहुत रहेगा, उसमें मूवमेंट्स बहुत कम हो जी, स्टिफनेस रहेगा। तो ऐसे समय में पेशेंट घर पे एक पेन किलर लेके थोड़ा सिम्टम्स कम कर सकते हैं और इमीडिएटली दूसरे दिन अपने डॉक्टर को जाके मिलिए। बट अभी काफ़ी पेशेंट डायग्नोस हो जाते हैं कि हाँ इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बट इनका एज काफ़ी रहता है, जिसके वजह से कि वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो इनको हम लोग इंट्राआर्टिकुलर यानी घुटने के इंजेक्शंस रेकमेंड करते हैं। इसमें पेन बहुत तुरंत कम हो जाता है स्टेरॉयड इंजेक्शन से, बट दिस इज़ ओनली फॉर पेशेंट की जिनके हम लोग पर्टिकुलर एज जिनके बाद, राइट। इसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो यानी इसलिए ये चीज़ ऐसी है कि जब हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं हो तब ये सारी चीज़ें करें। वैसे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अगर देखे गए तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पहले शुरू होती मेडिसिन से। कोई भी पेशेंट जब हमारे पास अर्थराइटिस के आते हैं तो हम लोग उनको मेडिसिन से शुरू करते हैं। तो मेडिसिन में ऑब्वियसली हम लोग पहले पेन किलर्स देते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलीफ हो जाए, और उनके साथ साथ हम लोग कार्टिलेज को ठीक करने की मेडिसिन देते हैं। कार्टिलेज को ठीक करने की मेडिसिन यानी ऐसी रहती है कि ये मेडिसिन से कार्टिलेज की थिकनेस बढ़ती है, तो उस वजह से अपना जो डिसीज़ प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन होता है। और अगर इनिशियल फेज़ में ये शुरू करते हैं तो ये काफ़ी बार हमारे जॉइंट हम लोग नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। बट बीइंग लोगों की मेंटालिटी देखते, यानी हम लोग ये समझते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इट्स ऑलरेडी वेरी डिस्ट्रक्टेड जॉइंट्स। तो इसलिए हम लोग अगर जॉइंट पेन अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमारे होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग अगर मेडिसिन जल्दी शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग जॉइंट डिस्ट्रक्शन बचा सकते हैं। तो इसमें बोन जैसे कैल्शियम देते हैं, कोलेजन पेप्टाइड देते हैं कार्टिलेज हेल्थ बढ़ाने के लिए, जॉइंट का लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए मेडिसिन रहती है वो देते हैं। ये चीज़ों के साथ साथ पैरेलली हम लोग फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। फिजियोथेरेपी मेनली जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे कि अकड़ाव नहीं बने रहे, स्टिफनेस कम हो जाए, मसल स्ट्रेंथनिंग यानी जो जॉइंट को मसल सपोर्ट कर रही है वो मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पेशेंट को चलने फिरने में काफ़ी हेल्प होती है और जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। फर्दर इज़ फिज़िकल एड्स। फिज़िकल एड्स में जैसे अगर इम्बैलेंस हो रहा है, बोन काफ़ी वीक है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग पेशेंट को स्टिक्स नहीं तो वॉकर रिकमेंड करते हैं। डीलोडिंग ऑफ जॉइंट,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो भी एक्टिविटीज़ जिससे कि अपने जॉइंट्स पे स्ट्रेस आए, जैसे जंपिंग, जुम्बा, रनिंग, ये सारी चीज़ें फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद अवॉइड करनी चाहिए। इवन सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, क्योंकि ऊपर उठते वक्त आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग उनको वो एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं जिससे कि स्ट्रेस नहीं है, जैसे वॉकिंग हो गया, स्टैटिक साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गया, योगा हो गया। तो इससे हम लोग जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं लाते। सिमिलरली अपनी बोन क्वालिटी उनको इम्प्रूव करने बोलते हैं बाय फूड सोर्स, रेगुलर कैल्शियम विटामिन इंटेक के साथ में। पर अगर ये सारी मॉडलिटीज़ ट्राई करने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं होता है, तो उसके बाद ऑप्शन बचता है हमारे पास एक कि हम लोग घुटने के इंजेक्शंस लगाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन रहते हैं। ये 2 प्रकार के रहते हैं। एक इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड का रहता है। हाइलुरोनिक एसिड वही कंस्टिट्यूएंट रहता है जो अपने जोड़ों के ऑयल का रहता है। तो ये इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं जो हमारे जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन बढ़ाता है और कार्टिलेज ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, रैपिड हेल्प करता है। तो ये देखा गया है कि ग्रेड 2, ग्रेड 3 अर्थराइटिस में अगर पेशेंट आते हैं और हम लोग इनको इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस ये लगाते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स इससे ठीक होते हैं। तो इसके हम लोग कम से कम यानी 3 से 4 इंजेक्शंस रेकमेंड करते हैं। पर अगर मान के चलो कि पेशेंट की एज बहुत है, डिस्ट्रक्शन बहुत है, पेशेंट अपना डेफिनेटिव सर्जरी के लिए फिट नहीं है, नहीं तो आप नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीजों को हम लोग इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शन का एक फ़ायदा ये है कि इसमें मरीज़ का दर्द जल्द से जल्द कम हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन द डिसीज प्रोसेस। परमानेंट क्योर नहीं। हाँ, यानी ये ठीक नहीं करने वाला है, ये सिर्फ आपका दर्द कम करेगा। तो बहुत बार पेशेंट को फिर हमको 6 महीने में नहीं तो साल भर में ये इंजेक्शंस रिपीट करने। एक फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो हो गई है, जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी जॉइंट्स में, जैसे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट रहता है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रहता है, क्योंकि ये 2 कॉमन जॉइंट है अफेक्ट होने वाले। बट बाकी के भी जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। जी सर, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। नंबर 1, ये एग्जैक्टली किस टाइप का किया जाता है, टाइप्स रहते हैं उसके, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का। सेकेंडली, क्या रिकवरी के चांसेस और बेनिफिट क्या होता है? पहले आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो नी रिप्लेसमेंट में क्या रहता है कि जैसे लेग बोन जो है उसके ऊपर का हिस्सा घिस चुका है। नी अर्थराइटिस में एक्चुअली क्या होता है कि जो लेग बोन है उसका अपर सरफेस पूरा रफ हो चुका रहता है। तो हम लोग वो रफ सरफेस को हम लोग शेव ऑफ करते हैं, हम लोग काट लेते हैं उसको बराबर थिकनेस में। वैसे ही थाई बोन का नीचे का जो हिस्सा रहता है जो ख़राब हो चुका रहता है, वो हम लोग बराबर मेजरमेंट करके काट देते हैं, जिससे कि हम लोग पैर का अलाइनमेंट स्ट्रेट कर ले, जो कुछ डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट कर लेते हैं, और उसके ऊपर हम लोग मेटल कैप्स लगा देते हैं। वैसे ही जो अपने घुटने की कटोरी रहती है उसके पीछे का हिस्से को हम लोग शेप करके उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। ये दोनों मेटल सरफेस के बीच में हम लोग पॉलीइथिलीन वेयर डालते हैं, जिससे कि ये मेटल एक दूसरे के ऊपर रब नहीं हो, यानी घर्षण ना हो। या तो ये पूरी प्रोसीजर यानी दिस इज़ नी आर्थ्रोप्लास्टी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये इंडिकेटेड तभी है जब हमारी बाकी ट्रीटमेंट से हमको आराम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने मेडिसिन लेके ट्राई कर ली है, सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई कर लिए, फिजियोथेरेपी ट्राई कर लिया, इंजेक्शन ट्राई कर लिए, पर अगर हमको ये सारी चीज़ों से आराम नहीं होता है तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के काफ़ी बेनिफिट्स है। जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट में रहता है। हिप रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो थाई बोन का जो बॉल रहता है वो अपना शेप ख़राब कर देता है, जिसके वजह से कि ऊपर की कैप जो रहती है, पेल्विस बोन की कैप जो रहती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम लोग जो ख़राब हुआ जो बॉल है वो उसको हम काट के निकाल देते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं मेटल बॉल नहीं तो सिरेमिक बॉल से, और जो कैप ख़राब हुई रहती है उसको हम लोग शेप करते हैं जब तक कि हमको प्रॉपर हेमिस्फेरिकल शेप नहीं आए जिसमें हम लोग नई कैप बिठा सकें। तो ये चीज़ को जब हम लोग दोनों करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के भी काफ़ी टाइप्स है। अगर हम लोग सिर्फ हेड चेंज करते हैं और कैप अगर अच्छी है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, यानी सिर्फ हम लोग जो बॉल ख़राब हुआ है वो चेंज कर रहे हैं,
कब हम लोग नेचुरल मेंटेन कर रहे हैं। बाकी इसके सब टाइप्स रहते हैं कि जैसे सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड। सीमेंटेड या अनसीमेंटेड इसलिए रहता है कि जैसे हम लोग अगर कोई हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं और मरीज़ की अगर बोन क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जिसमें हमको डाउट हो रहा है कि ये इम्प्लांट को पकड़ पाएगा कि नहीं, जैसे कि एल्डरली पीपल रहते हैं तो उनमें हम लोग सीमेंट का हेल्प लेते हैं जिससे कि बोन वो इम्प्लांट को पकड़ के रखे। वैसे ही नी आर्थ्रोप्लास्टी यानी नी रिप्लेसमेंट के भी दो टाइप रहते हैं। एक टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम लोग पूरा नीचे लेग बोन, थाई बोन और कटोरी नी कैप, ये तीनों चेंज करते हैं। तो ये तीनों जब हम पूरा चेंज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इनिशियल स्टेज में करते हैं, जैसे कि हम लोग एक घुटने को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, अंदर का और बाहर का। तो जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है, जब उनका सिर्फ एक कंपार्टमेंट ख़राब हुआ है, तो उसमें हम लोग सिर्फ वो कंपार्टमेंट की हड्डियां शेव ऑफ करते हैं। ये सर्जरी में अबाउट 60 to 70% ऑफ द नेचुरल बोन इज़ प्रिजर्व्ड। अच्छा। तो इसमें जो है रिकवरी काफ़ी फास्ट दिखती है। सर किस किस्म की सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको, किस किस्म का केयर करना पड़ेगा ताकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का ये या जो जॉइंट हेल्थ जो है वो लॉन्गर लास्टिंग और ज़्यादा टिक सके? ये यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कम से कम 15-20 साल चलती है, पर अगर हम लोग इसका केयर नहीं तो इसका ध्यान रखें तो ये ज़्यादा साल चल सकती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ डिटरमाइन करती है, जैसे कि आपके सर्जन की सर्जिकल स्किल्स, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग यानी सर्जरी के पहले की प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे कि हम लोग पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ रीगेन करते हैं, जिससे हमारे सर्जरी का आउटकम डिपेंड होता है। ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट को रिहैबिलिटेशंस बताते हैं, फिजियोथेरेपी बताते हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उन्होंने अपना डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जनरलाइज बॉडी हेल्थ मेंटेन रहेगी, आपकी बोन हेल्थ मेंटेन रहेगी। एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके साथ साथ पेशेंट को भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी है, जैसे हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जो है वो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, नीचे बैठना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद नीचे नहीं बैठ सकते हैं, पेशेंट नीचे बैठ सकता है, पर जब ज़रूरत है तभी बैठें। रेगुलर कैल्शियम और विटामिन्स की टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना काफ़ी ज़रूरी है। यदि अगर आप अपने बोन क्वालिटी अगर मेंटेन रखते हैं तो आपको इम्प्लांट लूजनिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब इन ऑल देखा जाए तो प्रिकॉशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको लॉन्गर लास्टिंग किया जा सकता है। जी, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द पब्लिक? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, इसका अगर ट्रीटमेंट आप अर्ली स्टेज में शुरू करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं, तो ये क्यूरेबल हो सकता है। पर काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे रहते हैं कि जो ट्रीटमेंट काफ़ी लेट परसी करते हैं, ये सोचते हुए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन रहता है, तो ये इनिशियल फेज़ में इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और ऐसे निगलेक्टेड केसेस फिर फाइनली जॉइंट रिप्लेसमेंट में लैंड अप होते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में ऐसा भी नहीं है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है, नहीं तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, नहीं तो पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। यदि ये सर्जरी हम लोग सही तरीके से करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं, आप अगर इसके साथ में फिजियोथेरेपी और ये बाकी की चीज़ें बराबर फॉलो करते हैं, तो आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी 100% सक्सेसफुल रहती है। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ मेंटेन करें, अपनी बोन क्वालिटी मेंटेन करें, जिससे कि आपको अर्थराइटिस नहीं हो। यदि आपको अर्थराइटिस की शिकायत हो रही है तो आप तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलिए, जिससे कि हम लोग प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, जो भी मरीज़ को अर्थराइटिस की तकलीफ़ है, जोड़ों में दर्द है, वो हमें आके गाड़गे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। हर साल हम लोग 2 अगस्त को अर्थराइटिस कैंप रखते हैं, जिसमें कि हम लोग सारे पेशेंट के जॉइंट्स को स्क्रीन करते हैं और इसमें जो मरीज़ों को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वो ऐसे मरीज़ों को हम लोग फ्री में जॉइंट रिप्लेसमेंट करके देते हैं। तो इसमें पेशेंट को सिर्फ इम्प्लांट के चार्जेस बेयर करना पड़ता है, बाकी के जो हॉस्पिटल के चार्जेस रहते हैं वो हम लोग वे ऑफ करते हैं।
Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. थैंक यू सर.